कैंसिल। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी अपनी, ठीक है ना। अपना भी इसमें और टक टक करेगा बाद में। तो फ्रंट पेपर में क्या न्यूज़ है कि कल से हमारा क्या हो गया, आज से मतलब अगर जाएंगे तो आज से न्यू अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया आज से अपना। तो ठीक है ना, उसमें क्या क्या वैक्सीनेशन करेंगे, मतलब कि आज से रन कर गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो उसमें क्या क्या करेंगे देखो, इसमें लिखा भी है इसमें क्या क्या होगा। हु शुड बी आर वैक्सीन 80 से 18 साल से छोटे हैं उन्हें, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वूमन है जो मतलब माँ दूध पिला रही है बच्चों को। ये बीच में आते रहते हैं ना। एक मिनट वेट करना, एक मिनट। बात कर, ठीक है ना। ठीक है चलो। अब इसमें क्या है कि किस किस को दी जाएगी वैक्सीन, किस किस को नहीं दी जाएगी, इस प्रोग्राम के हिसाब से ये बताया गया है किस किस को दी जाएगी, किस किस को नहीं दी जाएगी। तो इसमें मैं क्या आपको क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें नहीं दी जाएगी एक तरीके से। फिर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मतलब जो माँ दूध पिलाती हैं बच्चों को, प्रेग्नेंट मदर है उनको नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद कौन है, प्यूपिल जो उनकी हिस्ट्री मतलब उन्हें कुछ मतलब कि जैसे कुछ एलर्जी है, कोई टर्म्स है, कोई थेरेपी चल रही है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, कोई फूड आइटम मतलब कुछ मना कर रखी है, उनको नहीं दी जाएगी ये वैक्सीन, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है, कौन परमिटेड है इसमें, मतलब कि परमिटेड कौन है, जिनको मतलब पहले से इन्फेक्शन हो चुका है एक तरीके से, मतलब कि एक बार हो चुका है उन्हें इन्फेक्शन, उनको जल्दी दी जाएगी क्योंकि उनका शरीर जो वर्नरेबल है दोबारा हो सकता है। उसके बाद किसको दी जाएगी, जिसकी कोई आपकी मतलब कि वो डिसीज़ है उसके अंदर, कोई क्रोनिक डिसीज़ है या कोमोबिलिटी डिसीज़ है। मैंने एक अलग से पूरा प्रिपरेशन की है इसकी, आज की चैलेंजेस क्या है पूरी वैक्सीन के, वो मैं आपको बताऊंगा नोट्स पे। और फिर मतलब उनको एच आई वी प्रॉब्लम है उनको पहले दी जाएगी एक तरीके से, वो है ही पहले किसको, फ्रंट लाइन वर्कर को दी जाएगी। उसके बाद किसको दी जाएगी, उसके बाद आपको दी जाएगी जो 50% मतलब 58 से ज़्यादा के हैं उन्हें दी जाएगी। उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद इनका नंबर आएगा, ये वाले जो हैं जो इधर इधर सारे जो हैं इनका नंबर आएगा उसके बाद, इनका सारों का, ठीक है ना। तो ऐसे वैक्सीन दी जाएगी। अब इसमें क्या है कि इसमें फ्रंट पेपर बस यही न्यूज़ है जो काम किया, और कोई न्यूज़ ही काम की नहीं है फ्रंट पेपर पे। फिर हम एक बात करते हैं, एक चीज़ इसमें आई है कि अर्नब गोस्वामी का आपने वीडियो देखी थी, मतलब कि उसको पुलिस लेके जाती है, वो फ्रॉड करता है, मतलब जो आपकी होती है आपकी टीआरपी में फ्रॉड करता है वो। तो हम पढ़ते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो BAR के जो है ब्रॉडकास्टिंग ऑर्डिनेंस और रिसर्च काउंसिल जो है ब्रैक जो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है, और टीआरपी सिस्टम क्या है, कंप्लीटली हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम आते हैं टीआरपी कैसे। आपने देखा है ना, आपकी जब मूवी देखते हो, आप स्क्रीन देखते हो, उस पर कोई नंबर फ्लैश होता है स्क्रीन पे 1-2 सेकंड के लिए, देखा है आपने, 1-2 सेकंड के नंबर फ्लैश होता है, कोई 4-5-10-12 डिजिट का नंबर होता है, फ्लैश होता है फिर हट गायब हो जाता है। हाँ। हाँ, तो वो आप जब वो फ्लैश होता है ना, तो इसका मतलब आपको वॉच डॉग किया जा रहा है, आपकी टीआरपी नोट की जा रही है। अगर आप 1 मिनट से ऊपर कोई चैनल देख लो तो फ्लैश होगा और गायब हो जाएगा, तो आपकी वो टीआरपी नोट करता है। तो वो टीआरपी चेक करते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं टीआरपी है क्या, इस इंस्टीट्यूट्स के बारे में। चलो ये पढ़ते हैं हम इसके बारे में, टीआरपी है क्या, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ते हैं कि मतलब जो BARC क्या है, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है एक। तो इसमें क्या हुआ था, केस किससे रिलेटेड, टीआरपी से रिलेटेड है। जो आपका ये टारगेट रेटिंग पॉइंट है बाय द सम ऑफ द चैनल्स ने क्या किया था कि मतलब टीआरपी को अपना ज़्यादा मतलब कि इलीगल तरीके से खरीद लिया था, इस काउंसिल से खरीद लिया था। इससे क्या होता है, टीआरपी ज़्यादा होती है ना, तो मतलब टीआरपी का मतलब होता है ज़्यादा लोग उस चैनल को देखते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे चैनल के पास एडवर्टाइजमेंट ये वो सब मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, टीआरपी इज़ द metric used by the marketing and advertising agency to evaluate viewership। तो मतलब उस तरीके से क्या होता है, टीआरपी ज़्यादा होगी तो मतलब उससे क्या होगा, उसके मतलब एडवर्टाइजिंग उनका मार्केटिंग का मैट्रिक चेक करने का कि इस चैनल की टीआरपी बहुत है, कि बहुत लोग देखते हैं। और फिर ज़्यादा लोग देखते हैं तो और लोग भी बढ़ जाते हैं कि क्यों देखते हैं, हम भी देखते हैं कि ऐसा क्या है इस चैनल में। तो इसलिए भी टीआरपी इंपॉर्टेंट है। वी वॉच टेलीविजन फॉर ए मिनट, अगर 1 मिनट आपने टेलीविजन कोई चैनल देख लिया ना, तो आप भी काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, टीआरपी आपकी काउंट होना स्टार्ट होगी, आप देख रहे हो उस चैनल को। फिर इसके बैरक के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ये जो है BARC जो है अपने 2010 में क्रिएट हुआ था, जॉइंटली आउंड बाय द एडवर्टाइजर। देखो, एक तो रिलेटेड टीआरपी है तो एडवर्टाइजर तो होंगे ही इसमें, ठीक है ना। फिर जो अपनी एडवर्ट एजेंसीज है मतलब कि उनका, और फिर ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनीज है उन्होंने किया था, और इनके रिप्रेजेंटेटेड बाय
इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैंने लिख रहा था तो मैं लिख दिया, एक बार निगाह से निकल जाता है तो एट द पॉइंट जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको याद आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। फिर क्या हुआ, तो मतलब ऐसे चल रहा था। 2014 में क्या किया, जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी है वो मतलब कुछ गाइडलाइन रख दी उसने टीआरपी की, ठीक है ना। फिर जो 2014 में रजिस्ट्रेड ब्यार्क ने उसे एक्सेप्ट कर लिया 2015 में। तो बस ये पढ़ना है कि BARC क्या है और टीआरपी का क्या यूज़ होता है, मतलब कि इट इज़ अ मेट्रिक यूज बाय द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी इवेल्युएशन व्यूअरशिप। तो ये पढ़ना है बस, इसी में इसमें यही था और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ये तो वो विजन खुल गया। अच्छा, ये टीआरपी सबका अलग अलग होता है? मीन्स जैसे कि कोई मूवी है तो मूवी के उस पे होता है, या फिर हम देख रहे हैं उस पे होता है? ये ऐसा होता है टीआरपी, आपने 1 मिनट न्यूज़ देख ली, ठीक है ना, तो आपका जो सेटअप बॉक्स होता है ना वो लिंक होता है कहीं ना कहीं टीआरपी, सबको यूनिफाइड नंबर होता है सेटअप बॉक्स का, आप रिचार्ज करते हैं तो टीआरपी सिस्टम से लिंक होता है। तो आपने 1 मिनट कोई मूवी देख ली, आपने कोई 1 मिनट कोई चैनल देख लिया, तो आपका सेटअप बॉक्स ऑटोमेटिक एक वहाँ पे वो सिग्नल भेज देगा कि 1 मिनट से आप ये चैनल देख रहे हैं, ठीक है। चैनल की चैनल वाइज होता है, तो उसने भेज दिया तो उसमें टीआरपी उसकी जुड़ गई, टीआरपी उसकी जुड़ गई उसमें। फिर आपने 1 मिनट बाद दूसरा चैनल देख लिया तो उसकी टीआरपी जुड़ गई, तो ऐसे जुड़ती घटती रहती है टीआरपी। तो इस टाइप से टीआरपी वर्क करती है। और इसमें ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा बेसिक में नहीं जाना है, बस इसके बारे में रखना है क्या है, ठीक है ना। BRC कब बना, कैसे बना, और मतलब कि टीआरपी क्या होती है, मतलब ये यूज़ करी जाती है एडवर्टाइजिंग में और ऐसे यूज़ की जाती है, और ज़्यादा बेसिक में नहीं जाना है। फिर ये है 54, मतलब कि ये अपना वो ये जो स्पेशल अभी एक अपना जो हाई कोर्ट है अपनी उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने, मतलब कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो एक वर्डिक्ट लेके आई है। वर्डिक्ट क्या लेके आई, सब वर्डिक्ट को पढ़ेंगे। जो अपने स्पेशल मैरिज एक्ट था ना, स्पेशल मैरिज एक्ट मैंने बताया था 1954 बताया था आपसे, शायद 52 बताया था, उसमें एक वर्डिक्ट लेके आई है। इसके ऊपर आर्टिकल भी आया है एडिटोरियल में, तो हम पढ़ लेते हैं वो क्या 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 सिस्टम है सारा, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट, तो स्पेशल मैरिज एक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब कि क्या क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है अपना, ये 1954 में आया था स्पेशल मैरिज एक्ट, और सेंट्रल लेजिस्लेशन है जो वैलिड करता है, मतलब कि री रजिस्टर्ड करता है इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज को। अगर आपको शादी करनी है ना इस एक्ट के अंदर, तो आप कोई धर्म के भी आप हों, किसी कंट्री से भी आप हों, हैं, जैसे लड़की इस धर्म की है तो इससे मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई धर्म से शादी नहीं होती इसमें। इसमें इंटर अपनी वो अपनी रिलीजियस भी हो सकती है, इंटर कास्ट भी हो सकती है, और इंटर कंट्री भी हो सकती है, मतलब कि इंट्रा कंट्री भी दूसरी कंट्री वालों से भी कर सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। तो अब क्या बोलता है इस एक्ट में, एक प्रोविज़न था सेक्शन आपका 5। उस सेक्शन 5 में क्या प्रोविज़न दिया गया था, उसमें दिया गया था अगर आपको शादी करनी है तो 30 दिन पहले बताना होगा। जैसे अभी जो ऑर्डिनेंस यूपी वाली गवर्नमेंट लेके आई है शादी से रिलेटेड, वो लव जिहाद वाले से, उसमें 60 दिन पहले बताना होगा डीएम को। इसमें क्या था, इसमें सेक्शन 5 बोलता था 30 डेज पहले मैंडेटरी था, तो पब्लिक नोटिस टू इंटेंशन मैरिज आपको करनी हो तो 30 दिन पहले बताना था। तो अब हाई कोर्ट ने क्या किया, इस पर स्टक डाउन लगा दिया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। मैं आगे पढ़ाऊंगा वो कैसे है। एक तो कंसर्न है प्राइवेसी का, भाई मेरी मैं शादी कर रहा हूँ मैं क्यों बताऊँ सबसे, फिर मेरी लाइबिलिटीज मतलब लिबर्टी का भी है उसमें। तो जो हमारी अपनी प्राइवेसी थी, मतलब एक तो आधार कार्ड में आधार वाले उससे राइट बन गई है क्योंकि हमारा राइट है। फिर हमारे पर राइट टू चूज़ ए पार्टनर है, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। किसमें बताया गया, हादिया और मैरिज केस में जो 2018 में हुआ, इसमें बताया गया था। हादिया मतलब वो लड़की जो थी केरल की, उसके हाँ, पति ने, ये क्वेश्चन भी आया हाँ, था उसके पति ने एक। केस डाला था, तो उसके पति को मतलब उसके घर वाले लेके गए थे ज़बरदस्ती। तो उसमें जब हाई कोर्ट ने बोला था कि मतलब एक तरीके से उसका राइट टू चूज़ ए पार्टनर इज़ ए फंडामेंटल राइट। तो आपको पार्टनर चूज़ करना हो तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है। फिर राइट टू प्राइवेसी का कारण था कि मैं 1 महीने पहले बताऊँ शादी किससे कर रही हूँ, तो मेरी प्राइवेसी है ना भाई, मैं किसी से भी शादी करूँ। राइट टू पार्टनर चूज़ करने का अधिकार है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 377 जो अपना था, अपना स्टेक डाउन पहले ही कर चुकी है। 377 आपको पता ही है, वो समर सेविंग, मतलब कि लड़के लड़के शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की गे शादी कर सकते हैं, तो वो वाला था एक्ट। जब ये भी प्रोविजन पास कर दिया है तो इसमें ही क्यों रोक लगा रहे हो, 30 दिन पहले बताओ ये करो। तो ये कौन सा केस में स्टेक डाउन किया गया था, ये नवजोत सिंह जौहर केस में हुआ था वर्सेस ऑफ इंडिया का।
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, मतलब कि ये क्रिमिनल से हटा दिया था 377। तो ऐसे ही ये केस है, इनसे रिलेटेड ही ये चेंज किया है इसमें कि 30 दिन पहले नहीं बताएंगे। तो अब इस पर क्वेश्चन अराइज हो गया है, जो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं यूपी की गवर्नमेंट और मतलब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस न्यूज़ में, तो उसमें 60 दिन पहले बताना है, तो एक तरह से वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे ना। ये तो एक्ट में से हटा दिया इन्होंने ये वाला सिस्टम, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अन फ्यूचर जब वो आएंगे, एक्ट आएंगे, तो देखते हैं क्या वर्डिक्ट आएगा हाई कोर्ट का। तो इसमें क्या है, इसमें देखो इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में यही है कि सेंटर का लेजिस्लेशन एक्ट है, वैलिडेट करता है, रजिस्ट्रेशन करता है कि इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिज को इंडिया में। और इसमें एक सेक्शन 4 भी है, वो क्या करता है, बस वो क्या करता है, एक तो कंसर्न्स होनी चाहिए कपल की, ठीक है ना, कैपेबल टू गिव कंसर्न्स, मतलब हाँ ठीक है सामने खड़ा है तो हाँ तो बोलने चाहिए, लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहिए। और एज होनी चाहिए बस इतनी कितनी, 21 साल आदमी की और आपके 18 साल लड़की की, तो आप इस एक्ट के ज़रिए शादी कर सकते हैं। कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं दुनिया की आपको रोक जाए इस एक्ट के अंदर, ठीक है ना। आपके दोनों की कंसर्न है तो, योर एंड योर हस्बैंड, मतलब फैन से जो भी बोलोगे आप, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने, वापस चलते हैं हम उसी में अपने क्या नाम, हिंदू में। तो इसमें यही है कि मतलब एक तरीके से हटा दिया, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑर्डिनेंस है। जो अनलॉफुल कन्वर्जन ऑर्डिनेंस आ रहा है ना, वो भी जो आ रहा है उसमें देखते हैं क्या होगा जब इसमें चेंज कर दिया है, 14 तारीख को ही चेंज किया है स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो एक्ट तो वो इससे भी छोटा एक्ट है, तो उसमें देखते हैं क्या चेंज करेंगे हमारी गवर्नमेंट। आगे चलते हैं, इसमें कोई न्यूज़ नहीं है इधर काम की, इधर कोई नहीं है। ये कारव फेस्टिवल वर्ल्ड फेस्टिवल है, याद रखना, ये बिहार पीसीएस देने वाले हैं। कलरव जो फेस्टिवल है, कलरव बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल, याद रखना बस, बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है, ये लिख सकते हो कहीं भी कोट, कोई भी मतलब लिखने को एनवायरनमेंट के ऊपर, पक्षी में अगर रंग है तो जीवन में, मतलब पक्षी अगर संग है तो जीवन में रंग है। तो कल आपका कल रफ सेलिब्रेट करेंगे, बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 16 जनवरी की कोविड-19 वैक्सीन ये स्टार्ट होगी ना आज से, तो वैक्सीनाइजेशन हम इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो वही वाला आया, वही मैंने बताया था ना आपको, मैरिज एक्ट का, जो हाई कोर्ट ने अभी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वो सेक्शन 5 कि 30 दिन पहले जो करना था। अब उसी से रिलेटेड आपका जो आर्टिकल लेके आ रही है, ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, आपको एंटी कन्वर्जन लॉ, फिर आपको क्या करना होगा, आपको बताना होगा द न्यू कन्वर्जन, 60 दिन पहले डीएम को बताना होगा आपको, ये वो सब उसमें लेके आ रही है। तो इन फ्यूचर देखते हैं कि जब इसमें भी तो चेंज होना चाहिए, इसमें भी तो सेम सिस्टम ही है अपना, इसमें भी तुम्हें 60 दिन पहले बताना पड़ रहा है, वही कंसर्न दोबारा से उठ रहे हैं जब नया लॉ बना रही है यूपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर इसमें क्या चेंजेस करती है, मतलब कोर्ट। अभी कोर्ट, इस कोर्ट ने मैंने बताया था ना, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करेगी, जो ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, मतलब ये वाला यूपी गवर्नमेंट जो लेके आई है। तो अब देखते हैं जो भी उसमें सुनाएंगे। ये तो दिल्ली उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, इन्होंने किस पे सुनाया, स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 को हटा दिया है। चलो, ये फिर सारा वही आ गया, मतलब कि प्रॉमिस टू ग्रो द ट्रस्ट। हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे, फिर ये भी प्रॉब्लम्स ही हैं, वैक्सीन को ऑप्टिमाइज साइंटिफिक अनसर्टेन लिंक, तो हम यही पढ़ेंगे पूरा, उसके बारे में नोट्स बनाया मैंने। कहाँ से आ गया यार, हाँ। अब हमारे चैलेंजेस क्या है, डिलीवरी में चैलेंजेस क्या आएंगे, चलो सब चीज़ हो गया, अब चैलेंजेस क्या आएंगे। तो सबसे बड़ा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जो इमरजेंसी है ना, वो मतलब इस बात की है कि ह्यूज लॉजिस्टिक चैलेंज है हमारे पास, ये तो ग्लोबल लेवल पे है। अब इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है अंडर स्पेशल कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे अब पोलियो का चलता था ना, ऐसे इन्होंने ये भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है चलो स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि फ्री फॉर द चार्जेस टू द हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, फ्रंट लाइन वर्कर है, और अब द एज ऑफ 50 वाले हैं, और जो बिलो द एज ऑफ 50 वाले हैं ना, जिसमें कोई कॉमोरबिलिटी है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई डिसऑर्डर है, उनको दी जाएगी फ्री। अभी देखते हैं जो भी होगा, ऐसे इन्होंने प्लान किया था। अब चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कोल्ड चेन को मेंटेन करना। कोल्ड चेन क्यों भाई, उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना है ना। वो एरोप्लेन से उतरेगी, फिर किसी ट्रक में लोड अपलोड होगी, फिर किसी स्टोरेज में रखी जाएगी, फिर वहाँ से लोकल मतलब
लेवल पे जाएगी जहाँ पे आपका वैक्सीनेशन चल रहा है, वहाँ पे जाएगी। तो पूरी एक कोल्ड चेन को मेंटेन रख के चलना है, अदरवाइज़ वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। ठीक है ना? इतनी इंपॉर्टेंट वैक्सीन उसे ख़राब हम होने दे नहीं सकते। तो कोल्ड चेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब कोल्ड चेन को चलाने के लिए पावर सप्लाई भी तो चाहिए यार। ठीक है ना? पावर सप्लाई, तो उसको भी हमें बहुत तरीके से देखना है। आप छोटी मोटी मत मानो, 1.3 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है और 2 डोसेस दी जाएंगी, यानी ये मानो कि 2.6 बिलियन, यानी कि पूरे वर्ल्ड की 8 बिलियन है, तो नियर अबाउट 1/4 इंडिया में ही चलेगी। तो ये है, तो एक गावी गावी अलाइंसिस है, वो वैक्सीन अलाइंसिस है गावी। वो क्या बोलता है कि ओनली 10% हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन पुअर कंट्री हैव रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मतलब पूरी पूरी कहने की बात, ये इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना अगर रखा जाए तो एक गावी करके वैक्सीन अलायंस है, उसने बोला है कि जो पुअर कंट्री है ना, उनके पास बस 10% ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई तरह की कंडीशन है। तो तुम मानो कि इतनी बड़ी चैन को सप्लाई करना है, 1/4 इंडिया को देनी है, 1/4 टोटल पॉपुलेशन को इंडिया में रहती है, उसको डोजेस मिलनी है, तो दो दो डोजेस दी जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिलीवरी का, कोल्ड चेन सप्लाई का। सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू द, मतलब कि 2 डोजेस 4 वीक के अंदर देनी है, तो एक वो भी एक चैलेंज ही है। पहली बार तो चलो, पहली बार तो हम कर लेंगे, और फिर 2 वीक बाद 4 वीक बाद फिर प्रोवाइड देनी है। और उसके बाद कुछ वैक्सीन अभी ऐसे भी हैं जो अभी थर्ड ट्रायल में कंप्लीट नहीं हुए थे उनके। आपकी जैसे भारत की बायोटेक है, मतलब भारत की कोवैक्सीन है, वो तो अभी सेकंड ट्रायल में ही चल रही है, थर्ड तो बात ही नहीं हुई है। तो ये चैलेंज है कि हम कहाँ से डोजेस दोबारा से कर पाएंगे। फिर दूसरी बात आती है, चलो हमने 50% से एज वालों को बात कर ली, हमने फ्रंट लाइन वर्कर की बात कर ली, हमने मतलब कि जो डॉक्टर प्रोफेशनल है उनकी बात कर ली, तो नियर अबाउट 20% पॉपुलेशन कवर हो जाती है इनके बीच में। अब बात आती है चिल्ड्रन और एडल्ट की। हम पहले मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे जो 18 साल से कम के हैं, जो फ्रंट पेपर पे लिखा है। तो ये बोलता है इंडिया की नेशनल जो प्लान है, मतलब अभी क्या हो रहा है कि अभी तक तो क्या कर रहे थे हम, जो पोलियो की वैक्सीन देते थे ना, और मतलब टीका लगाते थे, बच्चों को लगाते थे, कोई टीका ऐसा नहीं था बड़ों को लगाएंगे। जो अपना इंडिया नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम चलता था वो बच्चों के लिए चलता था। अब क्या होगा कि ये कोविड-19 जो एज ग्रुप के लिए चलेगा, 50% ज़्यादा वाले हैं, अब उसे डिफ़िकल्ट टू रिप्लिकेट, एकदम से वो चेंज कैसे करेंगे मतलब। ठीक है ना? अब चेंज करना है, प्रोफेशनल भी चाहिए जो दवाई लगा सके। इसमें पोलियो थोड़ी पिलानी है, 2 बूंद पिला के आ गई आशा की वर्कर या वो स्कूल की वर्कर, इसमें टीका लगेगा प्रॉपर, कहीं गलत ना लग जाए। तो पूरा एक सिस्टम है, बच्चे इसमें नहीं है, इसमें एक बड़ों के एज ग्रुप रखा गया है। तो एक प्रॉब्लम वहाँ भी क्रिएट होगी, रिप्लिकेट कैसे करेंगे हम, क्योंकि अब तक हम जो प्रोग्राम चला रहे थे, वो हम प्रोग्राम चला रहे थे अपने अपने इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम चला रहे थे सारे। ठीक है ना? तो हम चलते हैं इसमें आगे, चलते हैं इसमें आगे क्या है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम मैंने बता दी कौन कौन सी। तो कोल्ड चेन की आगे डिलीवरी वाली प्रॉब्लम आएगी। दूसरी इसमें प्रॉब्लम आएगी जो 4 डोसेस को हम वीक में जो देनी है, 2 डोसेस 4 वीक के अंदर, वो कैसे रिकवर करेंगे। फिर उसके बाद चिल्ड्रन, जो एडल्ट से हम तक जो प्रोग्राम चलते थे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, चिल्ड्रन और एडल्ट के चलते थे, अब जैसे ग्रुप एज इसमें डिसाइड कर दिया 50 वाली, वो हम कैसे करेंगे। दूसरी है कि ऑप जो ऑप्शन है ना एक फ्री वैक्सीन देने का, उसमें भी एक प्रॉब्लम है ना। अगर हमने चलो फ्री वैक्सीन प्रोवाइड भी करा दी तो क्या होगा, व्हेन वैक्सीन इज फ्री इट कैन बी सोल्ड इलीगली, वो इलीगल बिकना स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या बोलेगा, वो ख़त्म हो गई है, हमारे पास नहीं मिल रही है। पर वो क्या होता है फिर प्राइवेट वाले को क्या दे देते हैं, टेंडर दे देते हैं, बेचना स्टार्ट कर, क्योंकि फ्री मिल रही है, गवर्नमेंट का पैसे का मिस यूज़ किया जाएगा। एक वो भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद वेयर द स्केरिसिटी होगी वैक्सीन की, जहाँ पे एक स्केरिसिटी होगी तो वहाँ पे तो इलीगल बिकना स्टार्ट हो सकती है। और दूसरा और क्या कंडीशन है, वेयर द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द फ्री वैक्सीनेशन, ये भी एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा ना हमें, अगर तो फ्री वैक्सीन के बारे में बताना है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। और फिर इन सब के लिए हम फ्री वैक्सीन चलाएंगे तो फंड की रिक्वायरमेंट भी होगी। ठीक है ना? तो ये 2 प्रॉब्लम है। 3 प्रॉब्लम, फ्री वैक्सीनेशन में क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद चाइल्ड एडल्ट से अब तक हम जो चलाते थे प्रोग्राम, चलाते थे चाइल्ड और एडल्ट का, इंडिया नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अब हमें एज ग्रुप पर्टिकुलर डिसाइड किए हैं, उसमें दिक्कत आएगी। फिर हमें, मैंने आपको पढ़ाया था, एक आर्टिकल आया था कि हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, हेल्थ वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, ये पोलियो पिलाने का प्रोग्राम नहीं है, ये टीकाकरण का प्रोग्राम है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, जो वर्ल्ड की 1/4 को वैक्सीन मतलब दी जाएगी, एक तरीके से बोल सकते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देना, तो उसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए हमें, गुड स्टाफ चाहिए, एक सिस्टम डेवलप सिस्टम चाहिए।
ठीक है ना। जो नए आएंगे उनको ट्रेन कराना है, तो एक तरह से वर्क फोर्स की नीड पड़ेगी, हेल्थ वर्क फोर्स की। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर सिक्योरिटी कंसर्न में देखा था ना, जब वो इंडिया में उतरी थी, वो कैसे 3 लेयर सिक्योरिटी में लेके आए थे। वो क्यों लेके आए थे, उसका एक रीज़न दिया है इन्होंने, क्योंकि लॉजिस्टिक है। सिक्योरिटी कान भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, पैनिक टाइम है, कैन बी लीड टू रॉबरी, और मतलब लूटपाट हो सकती है, फिलरेज। ठीक है ना। तो रॉबरी वॉबरी हो सकती है उसकी, क्योंकि एक पैनिक टाइम है और उसकी बहुत नीड है। वो कहते हैं ना, जिसकी नीड होती है उसी की याद ज़्यादा आती है, मतलब समझ सकते हो इस बात से। तो एक तरह से वो सिस्टम है सारा उसमें, तो इन चीज़ों की प्रॉब्लम है। अभी कुछ आर्टिकल में है, वो मैं आपको बता दूंगा, इनसे आप आराम से 150 का लिख सकते हैं, या 200 का। ऊपर थोड़ा वैक्सीन के बारे में, फिर आपको मैंने आपको ईविन पढ़ाया था, वो ईविल का जो मॉडल बन जाता रियल फेस, उसको मतलब लिख सकते हैं। ये तो चैलेंजेस हुए, इनको आप सोच सोच के आप इनके मतलब की प्रॉब्लम में मतलब कैसे सॉल्व होंगे, कंक्लूजन क्या होगा, वो भी लिख सकते हैं। तो ये सब बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। हम फिर अपने आ जाते हैं हिंदू पे। अब हिंदू क्या बोलता है कि इसमें जो पहला आर्टिकल इसी के ऊपर बेस्ड है कि, ठीक है ना, ये फिर इसमें पॉलिटिकल बातें कर रहा है, इसमें वो नहीं है डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि पॉलिटिकल बातें हैं सारी, प्रेजेंट गवर्नमेंट की, ये वाला है वो वाला चैलेंज वाला। इसमें इसने क्या बताया, एक तो इसने बताया है कि लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये वो सब। फिर उनके फेजेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, इस वाले आर्टिकल में बताएगा उनके फेजेस कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी तक, तो वो सिस्टम है, रिस्ट्रिक्ट कैसे करें। फिर WHO ने जो परमिशन दे दी है ना, अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं है, उसे एक अप्रोच बोलते हैं। ठीक, क्या नाम है उसका, अडेप्टिव एंड सीमलेस अप्रोच बोला गया है उसे, जो WHO ने परमिशन दे दी है। फिर बाद में आपका ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी दे दी है। किसके अंडर में आती है ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा है मैंने इतनी बार, किसके अंडर में आती है। कोई बताएगा नहीं। नहीं। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है, और अपनी वो प्राइसिंग वाली आती थी फार्मास्यूटिकल फर्टिलाइजर वाली, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में। चलो, अब इसमें क्या है कि मतलब कि क्या रख रहे हैं, ट्रेडिशनल क्लिनिक ट्रायल, मतलब जो इन्होंने किए थे, मैंडेटरी 3 स्टेप अप्रोच रखनी चाहिए थी इन्हें, कि डिज़ाइन, कंडक्टिव और एनालाइज। जब हम किसी चीज़ का ट्रायल करते हैं ना, क्लिनिकल ट्रायल कैसे होता है, कैसे फॉलो होते हैं, तो उसके अप्रोच होती है, एक तो डिज़ाइन होता है, फिर कंडक्टिंग होता है, एनालिसिस द मतलब कलेक्टेड डाटा होता है, तो ऐसे ट्रायल किए जाते हैं। पर इन्होंने क्या किया कि अभी तो सेकंड फेज में ही थी वैक्सीन, और इन्होंने पास कर दी वो वैक्सीन। उसमें यही दिखाया गया है कि आप फर्स्ट में तो कुछ चेंज कर सकते थे, इसमें यही दिखाया गया कि फर्स्ट ट्रायल में तो कुछ चेंज आप कर सकते थे, पर आप तो चेंज थर्ड ट्रायल में जाके कुछ अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हो, फिर फोर्थ में वो सेकंड में चेंज करो, तो एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकती है। इस वाले में यही दिखा है, गाइडलाइन गुड आपका पार्टिसिपेटर प्रैक्टिस, ये वो सब। तो पूरा इसमें यही दिखा है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर मैं आपको चैलेंजेस और पढ़ा भी चुका हूँ, ये ऐड कर लेना, आपको पढ़ने हैं तो। फिर इधर जो इशू आ रहा है कि ये वही ट्रम्प वाला, जो आपको इम्पीचमेंट 2 बार आ चुका है, एक बार पहले भी आया था उस पर इम्पीचमेंट, वो पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जिसमें 2 बार इम्पीचमेंट का प्रोसेस आ चुका है। कौन सा, ट्रम्प के ऊपर। तो इसमें ये आया पूरा आर्टिकल, कब कब आया था, पहले 2019 में आया था, वो सेनेट में पास हो गया था, फिर जाके वो अटक गया था उधर। तो इसमें पूरा ये वाला आया है। अब आगे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं, ये वाला ऊपर वाला पढ़ना है नहीं, फिर ये ओपेड पेज आया, मतलब ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आई है ये। ठीक है ना, ब्लाइंड फेथ ये वो सब की, तो इसमें ये भी नहीं पढ़ना है हमें, उत्तर प्रदेश की वो आया। ठीक है ना। अब उसमें आगे चलते हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं उसकी नहीं है कि फाइनेंशियल मिनिस्टर ले डाउन द ये वाला बजट लेके जा रहे हैं, केरला फाइनेंशियल मिनिस्टर थॉमस जो बजट लेके जा रहे हैं। अभी इंडिया का बजट आएगा, वो पढ़ेंगे। कांग्रेस की इसमें कुछ नहीं आया, फिर कांग्रेस ने घेरा है, फिर ये अपने प्रेसिडेंट की 5 लाख तो राम मंदिर के लिए दे दिए हैं, चलो। ठीक है ना। चाइना गॉट ए डिफरेंट रिप्लाई, मतलब कि जो चाइना कर रहा था अपनी हरकत है, उसे अच्छा रिप्लाई दिया है, ऐसा किसने बोला, हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने बोला है। ठीक है ना। उन्होंने यहाँ बात भी की है कि इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, लिख सकते हैं आपको लिखने को आए तो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वेपन सिस्टम, क्वांटम अपना टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, ये वो सब में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि हमारी जो इंडियन आर्म्स है वो और भी मजबूत हो चुके हैं। ठीक है ना, मेंस के लिए पॉइंट है ये। फिर आगे चलते हैं आगे। ये क्राइसिस इन द, ये कुछ नहीं है, कुछ काम का नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट नॉट टेक ए वैक्सीन नाउ। ठीक है ना, उनको नहीं दी जाएगी। आप याद रखना, कोई आपके आसपास हो तो ऐसा बोलो। फिर काला पानी का इशू आया, काला पानी का इशू आया विद इंडिया। ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया काला पानी का पिथौरागढ़ रीजन में, और शिट यार गलती कर दी फिर आज मैंने।
ठीक है ना, काला पानी का इशू है, तो काला पानी इसमें टेरिटरी दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये याद रखना कहाँ है। दोज आर प्रमोटिंग नेपाल टू इन्वेड न्यू पॉलिटिकल मैप उसने जो दिया था, शोज दैट काला पानी जो है मतलब कि, और लीपू लेक और लिपिया धाऊ, मतलब ये जो है लिपिया धारू, एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि ये मान लो उत्तराखंड की ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, उसमें ये इशू है काला पानी का। इधर ही काला पानी, इसकी लोकेशन मैं क्या करूँगा, शेयर कर दूंगा, एक मैप शेयर कर दूंगा काला पानी से डाउनलोड करके, तो आप देख लेना। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, इन्हें वैक्सीन चाहिए, तो ये इंडिया से आके बात कर रहे हैं, मैंने कल भी पढ़ाया था, दे वांट वैक्सीन, कोविड-19 पेंडिंग काठमांडू अप्रूव है, ये एसएसआई स्पेक्ट्रम, वो जो अपने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, तो इन्हें वैक्सीन चाहिए, तो बात करने आएंगे भाई, जब टाइम आता है, तो वो कहते हैं ना, हर एवरी डॉग हैज़ अ डे। फिर इन्होंने क्या किया है कि बाइडन ने क्या किया है कि बाइडन अभी जो आ रहे हैं, ये मतलब कि वहाँ पे 1.9 ट्रिलियन रिलीफ पैकेज क्यों दिया गया है, जो भी रिलीफ पैकेज क्यों बोला गया है, उसे बोला गया है अमेरिकन आपका रिक्योर प्लान, मतलब रेस्क्यू प्लान बोला गया, क्यों बोला गया है, ये 100 मिलियन वैक्सीन देंगे इतने पैसों से, तो इसे क्या बोला गया है कि अमेरिकन रेस्क्यू प्लान बोला गया। पूछ लिया अमेरिकन रेस्क्यू प्लान क्या था, रिसेंटली इन न्यूज़ व्हाट इज दैट, तो एक तरह से पैसा दिया है इन्होंने किस चीज़ के लिए, रिलीफ पैकेज दिया कि वैक्सीनाइजेशन हो सके इस चीज़ के लिए। अभी कुछ नहीं है, देखेंगे बाद में, जब ट्रम्प के बाद ये आ जाएंगे, इनकी पॉलिसी क्या रहेंगी। फिर ये बैन कर दिया है, देखो यूएस ने इनको ब्लैक लिस्ट करता है, जियोमिक और इंडिया उसकी वो लिखने को है। फिर ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, व्हाट इज ओपन स्काई ट्रीटी एंड व्हाट वाज द इशू इन इट, ये पढ़ते हैं हम। अभी क्या हुआ है कि मतलब रशिया इज अनाउंस ऑन फ्राइडे इट विल पुल आउट ऑफ द ओपन स्काई ट्रीटी, सेइंग दैट इज पैक्ट विच अलाउ जो अनार्म्ड सर्विलांस फ्लाइट होती है ना उनको, मतलब वन मेंबर कंट्री हैव सीरियसली कॉम्प्रोमाइज विद द विड्रॉल द यूएस स्टेट, मतलब कि क्या होता है, जो आपकी अनमैन फ्लाइट होती है ना, मतलब कि अनआर्म, जिसमें बंदूक बंदूक लेके नहीं चढ़ते, तो उनकी एक ट्रीटी थी जो साइन की हुई थी 32 देशों ने, उसमें मतलब अभी रशिया ने पहले, यूएस ने विड्रॉल कर दिया था, अब रशिया ने भी कर दिया है। एक तरह से याद रख लो कि एयरलाइंस का एक तरह से, ये वाला नहीं है, ये मैं कुछ और लिख रहा था जो मुझे याद आ रहा था, फिर मुझे लगा ये तो गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आपके नॉर्मल फ़्लाइट के लिए, ये नॉर्मल फ़्लाइट के लिए जो है, जो आपको मैं बताऊँ कतर को बैन किया था, ये होती है कुछ मतलब फ़्लाइट जो होती हैं, जो आपकी फ़्लाइट जो होती है मतलब रिलेटेड टू एयर फोर्स की, उनसे रिलेटेड है ये। तो ये साइन की गई थी मतलब कि आपका 1999 में, यहाँ 9 और लिख लेना, 1999 में, अरे 2012 में इफेक्ट की गई थी, उसके बाद 32 कंट्रियों ने इसे मॉनिटर और आर्म डेवलप मतलब करते हैं, एक तरह से कंडक्ट कराते हैं सर्विलांस फ्लाइट का, ठीक है ना। और इसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है, और इसका इंडिया पार्ट नहीं नाटो है, मेंबर्स है ना? नाटो का भी नहीं, क्योंकि रशिया है ना इसमें, तो रशिया ने भी पुल आउट किया है ना, नाटो कैसे हो जाएंगे फिर। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये नाटो अभी मेंबर्स मैं का आपको दिखा लिस्ट है। दूंगा, इसका सारा दिखा दूंगा जैसे मैंने लिखा है, ठीक है ना। ट्रीटी स्टेब्लिश द, मतलब एरियल सर्विलांस देती है एक ट्रीटी, एक तरह से ये एरियल सर्विलांस प्रोवाइड कराती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बोथ यूएस एंड रशिया साइन इट, ट्रीटी ने साइन किया था, अब यूएस भाग गया, अब रशिया भी भागने को कह रहा है, इंडिया इज़ नॉट, मतलब इसका पार्ट नहीं है इंडिया। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जहाँ से लिखा है, हाँ देखो, सबसे अच्छी सोर्स मिलती है वहीं से लिखता हूँ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सोर्स से मैं बता दूंगा तो फिर वो रिकॉर्डिंग जाएगी ना, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, मतलब कि रिसेंटली यूएस हैव अनाउंस टू द एग्जिट ट्रीटी, अब पहले यूएस ने कहा, पुरानी न्यूज़ है देखो, 23 मई 2020 की न्यूज़ है, तो पहले यूएस ने इसमें से पुल आउट किया था। अब इसमें से कौन पुल आउट कर रहा है, रशिया भी पुल आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करती है, ओपन स्काई एक्सपेक्टेड टू फॉर नॉलेज, ओपन स्काई रखती है वही जो आपके जाते हैं यूएस फ्लाई ओवर द नेबरहुड जॉर्जिया वो, जैसे जो मिलिट्री वाले इनक्लेव से निकलते हैं, तो उस तरह से उसके ऊपर है, मतलब थोड़ा जो आपके आपके रीजन्स होते हैं, मतलब थोड़ा हाई रीजन्स होते हैं, मतलब उसके ऊपर, संसद हो गया हमारा, ये हो गया, उनके ऊपर के निकलने की ट्रीटी है एक तरीके से। दिस मूव यूएसए फर्दर डिपेंडेड डाउट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी है, ये हम तीनों ट्रीटी तीनों लिंक हैं, हम ये कल तीनों ट्रीटी पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी ट्रीटी क्या है, ओपन स्काई ट्रीटी से रिलेटेड है। देखो बस क्या है, 1992 में, सॉरी 1999 में, टू में रखी गई थी, 2002 में रखी गई थी, और ये सर्विलांस करती है कि जो आपकी फ़्लाइट है वो अनाम है, और ट्रीटी स्टैब्लिश द एरियल सर्विलांस सिस्टम, ठीक है ना। तो उन्होंने साइन किया था, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, आपको ये याद रखना है। ये हम कल पढ़ लेंगे, ये तीनों लिंक है, मैं इसके डायग्राम से समझा दूंगा, तीनों लिंक ट्रीटी है कि डिड नॉट कवर द सी लॉन्चिंग मिसाइल, इसमें दिया गया है, इसमें स्ट्रेटेजिक आर्म ट्रीटी है रिडक्शन वाली, स्टार्ट तो हमने पढ़ी हुई थी वो।
ठीक है ना। इसमें क्या दिया गया कि आपको वो नहीं बनाने हैं, वो टैक्टिकल मिसाइल जो होती हैं आपकी, कौन सी वाली मिसाइल होती हैं, इंटर कॉन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म, इसमें दिखाऊँ मैं आपको कहाँ लिखा है, डील विद चाइना एंड रसिया। चलिए बाद में पढ़ लेंगे, अभी कुछ उसमें नहीं आई है तो बाद में पढ़ लेंगे, साइलेंट है। फिर एक न्यूज़ जो आती है अपने हिंदू पे आते हैं। ये हो गया आज हिंदू में, कुछ खास नहीं था कुछ ऐसा, क्योंकि कल छुट्टी थी ना, उन्होंने कल वो आए होंगे, जल्दी जल्दी में लिख दिया उन्होंने जो मन करा। फिर इसमें क्या है कि अपना ट्रेड मतलब क्या हो गया चाइना से, मतलब अपना इंक्रीज़ हो गया, मतलब जो एक्सपोर्ट हो गया वो इंक्रीज़ हो गया अपना, और इम्पोर्ट हमारा घट गया। इम्पोर्ट तो पता है क्यों घट गया, क्योंकि कोविड की वजह से सामान कम खरीदा है, फिर चाइना से वो वोकल फॉर लोकल चला रखा था, उस वजह से थोड़ा कम हुआ है, और हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया है चाइना से। ऐसा क्यों हुआ है कि चाइना को लेकिन डेवलपमेंट चाहिए था एकदम से, तो ये स्टील की नीड थी, स्टील की, तो स्टील की उसे नीड थी, तो उसने बहुत इंपोर्ट किया है चाइना से, स्टील बहुत इंपोर्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है ना, तो इसलिए से हमारा क्या हो गया, अपना ट्रेड जो है अपना, इंपोर्ट इंक्रीज हो गया है, और अपना एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो गया है, तो उससे क्या हो गया अपना जो डेफिसिट है ना, वो पूरे 5 साल में सबसे ज़्यादा लो आया है हमारा डेफिसिट, 5 साल में सबसे ज़्यादा लो आया है हमारा डेफिसिट। तो ये है सारा, मैंने बताया था ट्रेड डेफिसिट हमारा छोटा हो गया, नैरो हो गया, देखो कितना कम हो गया, तो ये चक्कर है। और फिर आगे चलते हैं, ये सारा ख़त्म हो गया, मैंने ये सब मार्क किया था, वो दबाता रहता हूँ ना मैं, एटीएल हटाने के लिए सब मार्क ये यहाँ तक है, मैंने इसके नोट्स बनाए भाई, वो पढ़ा दूंगा मैं आपको। और इसमें कोई न्यूज़ है ऐसी जो हमने छोड़ दी, आगे कुछ नहीं है, बस ये वाली न्यूज़ है एक छोटी सी, और कोई न्यूज़ नहीं आई है। चलो मैं इस न्यूज़ को देख लेता हूँ, मैं 2-3 अपनी तरफ से मैं लेके आया हूँ, वो मैं पढ़ा दूंगा। एक आता है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, जो अभी लॉन्च हुआ है, कल ही लॉन्च हुआ है हेनरी पासपोर्ट। किसने रिलीज़ किया, हेनरी पार्टनर ने रिलीज़ किया। इसमें क्या होता है कि ग्लोबल रैंकिंग देते हैं कंट्रियों की, मतलब पासपोर्ट की, कितना मजबूत पासपोर्ट है। वो मजबूत कैसे देखते हैं पासपोर्ट की, फ्रीडम उस पासपोर्ट कितनी कंट्री में जाने की फ्रीडम कैसे थे, इंडिया का पासपोर्ट है, आपको इजीली यूएस का वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको कुछ कंट्रियों का वीज़ा टोटली बैन होगा। जैसे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उसे कुछ कंट्रियों का वीज़ा डायरेक्टली नहीं मिलेगा, कुछ कंट्री का बैन होगा उसे, तो ये मान लो उसे 5 कंट्रियों में ही जा सकते हैं उसके लोग, मुश्किल से 5 कंट्री में जा सकते हैं। जिस कंट्री के लोग ज़्यादा कंट्री में जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसका पासपोर्ट मजबूत होगा। तो सबसे ज़्यादा मजबूत किसका पासपोर्ट है, वो जापान का, उनके पास एक्सेस है 191 कंट्री में जाने का। फिर सिंगापुर का पासपोर्ट है, फिर कोरिया का है, तो इंडिया का बताना सुष्मिता, है ही नहीं शायद। हाँ। इंडिया का पासपोर्ट की रैंक बतानी है कि हेनरी पासपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का पासपोर्ट की कौन सी रैंक पे आता है। ठीक है ना, जापान का 190 टॉप रैंक पे आता है, तो इंडिया का पासपोर्ट कौन सी रैंक पे आता है इसमें, मतलब क्या नंबर है इसमें, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का पासपोर्ट का क्या नंबर है। जैसे इसका 191 है, ये नंबर उसके हिसाब से है कि एक्सेस कितना है कंट्री में, तो इंडिया में ऐसी आएगा 75 या 85 के आसपास, तो आपको कमेंट में बताना है। ये डाटा कहाँ से लाते हैं, लाते हैं इंटरनेट, आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डाटा लाते हैं हेनरी पासपोर्ट वाले। तो इतना ही था कि कौन निकालता है, हेनरी पार्टनर रिलीज़ करता है इसे, जापान टॉप पोजीशन पर रखा है। वो कैसे रिलीज़ करते हैं कि मतलब कि एक्सेस कितना कंट्री में उनका, जब पाकिस्तान का 5 कंट्री में, तो उसकी 5 पोजीशन होगी। अब जापान को 190 कंट्री में जो उनकी पॉपुलेशन है वो ईजी जा सकती है, उन्हें वीज़ा लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम वीज़ा दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रस्टेबल वर्ड करता है उन्हें, ये वो, तो ऐसे हिसाब से पाकिस्तान का कम क्यों होगा, क्योंकि उसमें टेररिज्म क्रिएट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो कम कंट्री ने उन्हें एक्सेस दे रखा है कि आपको इजी वीज़ा, अगर वीज़ा मिलेगा तो बहुत हैरस वेग उनकी पॉलिसी है देने का। उसके बाद जो मैंने लास्ट न्यूज़ जो थी मैं आपको बताने वाला था, लास्ट न्यूज़ थी रिलेटेड टू, ये तो मैंने ओरल ही है, देखो मैंने आपको समझा दिया डेफिसिट क्या होता है। तो लास्ट न्यूज़ ये थी कि आर जो अपनी आर्मी है ना, उसने एक लिंक किया है कि आइडिया फॉरेस्ट से वो क्या बनाएंगे, यूएवी बनाएंगे। बताया था ना मैंने अभी, हमारी आर्मी को क्या ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इन सब की ज़रूरत है, तो वो यूएवी बनाएंगे। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है कि 20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आइडिया फॉरेस्ट से। तो ये क्या करेंगे, मतलब कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाएंगे, ये ड्रोन टाइप ऐसा टेक्नोलॉजी टू प्रोक्योर द डिस्क्लोज द क्वांटिटी ऑफ द हाई क्वालिटी वेरिएशन ऑफ स्विच यूएवी। ये कैसा है स्विच यूएवी, मैं नोट्स में बताता हूँ कैसा है। ये क्या है कि मतलब इंडिजीनियस सिस्टम है यूज्ड इन द सर्विलांस ऑपरेशन।
आज मैंने इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मैं यूँ कहीं से क्वेश्चन आया, मैंने सॉल्व किया, मैंने गलत कर दिया था, मैंने बोथ पे टिक मार दिया था, उसमें देखा DRDO ने डेवलप किया, पर मैंने न्यूज़ में पढ़ा इसमें तो कुछ और ही है, इसमें कौन सी है, आइडिया फॉर ये है, DRDO नहीं है। तो मैंने वो DRDO पर दोनों पे टिक मार के आ गया, मैं DRDO होगा, इंडिजीनियस तो है ही, मुझे इतना पता था, बट DRDO होगा तो उस पर गलत कर दिया था मैंने, DRDO नहीं है, इंडिया फोर्स है, तो इंडिजीनियस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने इसमें सारी न्यूज़ कवर कर ली अपनी, हाँ ब्रॉडकास्टिंग वाली ऑडियंस वाली पढ़ ली हमने, ये स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ लिया, सेक्शन 5 को निकाल दिया गया है। अब इस पे देखते हैं जो अपना ऑर्डिनेंस लेके आई है यूपी गवर्नमेंट, जो एंटी रिलीजन चेंज वाले पे, उसमें 60 दिन पहले बता रहे हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, तो उससे रिलेशन है। फिर अपने अपने चैलेंज पढ़ लिए पूरे, कम से कम 150 पेज के तो मैंने ही लिख दिए हैं। फिर हमने ओपन स्काई ट्रीटी पढ़ ली, इंडिया इसका पार्टनर नहीं है अभी, यूएस पहले निकल गया, रशिया अब निकल जाएगा इससे। ये ट्रीटी में अब 39 कंट्रीज होती थी, 992 है, 1992 में साइन हुई थी, इफेक्ट 2012 से कर रहे थे इसे। फिर हेनरी पासपोर्ट पढ़ लिया हमने, फिर मैंने पढ़ रहा था न्यूज़ थी तो मैंने फ्लैश ये लिख ली। उसके बाद हमने आइडिया फॉर यूएवी पढ़ लिया। अब चलते हैं हिंदू में अपने, उसमें क्या है, ये हमने कवर कर लिया अपना, हिंदू कोई न्यूज़ बची तो नहीं। फिर ट्रेड डेफिसिट मैंने बता दिया, फिर ओपन स्काई पॉलिसी को ख़त्म कर दिया, फिर ये मैंने आपको बता दिया अमेरिका रेस्क्यू प्लान क्या है। वो रेस्क्यू मतलब वहाँ की उसके लिए नहीं है, वो एक तरह से चार्ज लेने का, दवाई देंगे, नेपाल का तो काला पानी इशू बता दिया। इसका ग्रुप में मैप शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। काला पानी इशू पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ पे इशू है। जो पे हम जाते हैं उस पे जाते हैं मानसरोवर यात्रा पे, नीति पास धामा पास भी पड़ता है इसमें। फिर ग्राउंड ज़ीरो, फिर कुछ वैक्सीन की कुछ प्रॉब्लम थी, हम कैसे चेंज कर रहे, ट्रायल पूरे हुए नहीं, और नई नई पॉलिसी ला रहे थे, ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। फिर एडेप्टिव और सीमलेस अप्रोच से WHO ने पास किया है। फिर इधर हमने पढ़ लिया वही मैरिज वाला, स्पेशल मैरिज एक्ट था, तो नीचे वाले में क्या होगा अब, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया और ख़त्म हो गया, और किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ठीक है सर। आज के हिंदू में कुछ मूवी ट्रैप वाला